थर्ड लॉ बोलता है, इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स। यहां पे फिर से हमको वही काम करना है, ठीक है, अपना बनाना है, ये हमारा बन गया ऑर्बिट। अब यहां पे हम एक काम एक्स्ट्रा करेंगे, ये भी बना देंगे जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। ये अपना O मान लो सेंटर, इसको P मान लो, इसको A मान लो, और इसको F1 कह देते हैं और इसको F2 कह देते हैं। तो ये लॉ कहता है कि जो, अब यहाँ पे प्लेनेट भी बनाना पड़ेगा, कहीं पे सन बना लो, चलो यहीं पे हम सन बना लेते हैं, ठीक है। और अपना प्लेनेट ये है जो कि ऐसे घूम रहा है। तो ये लॉ कहेगा कि जो प्लेनेट का टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड यानी कि कितने टाइम में वो सन का एक चक्कर लगाता है, यानी कि यहां से घूम के ये दोबारा यहाँ पे कितनी देर में आता है। तो किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब को। समझ में, सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब है उसके डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे कहना क्या चाह रहे हैं, द टाइम पीरियड of a planet is directly proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced by the planet, ellipse traced by the planet। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो टाइम पीरियड T है, इस प्लेनेट का टाइम पीरियड क्या है, T ईयर्स, क्या है, T ईयर्स है। हम टाइम पीरियड जो है वो ईयर्स में मानेंगे, जैसे कि अर्थ का क्या है 1 ईयर है, ठीक है, और अर्थ के बाद जो प्लैनेट्स आते हैं उनका ज्यादा है 1 साल से, और जो पहले आते हैं उनका 1 साल से कम है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ से पहले आएंगे उनका ऑर्बिट छोटा होगा, समझ में आए, और जो अर्थ के बाद आएंगे उनका ऑर्बिट बड़ा होगा, तो उनका टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इस प्लैनेट का टाइम पीरियड T ईयर्स है, ठीक है, और जो ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, जो हम इसकी लेंथ नाप रहे हैं वो 10 की पावर 10 की फॉर्म में, 10 की पावर 10 के अगर यूनिट में, जैसे कि A इंटू 10 की पावर समथिंग मीटर्स, A इंटू 10 की पावर समथिंग मीटर्स, ठीक है। T स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, जो कि होगा OA, OA मानो या OP मानो, कुछ भी मान लो। तो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OA क्यूब, ठीक है। अब प्रोपोर्शनली का कांस्टेंट आने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, OA क्यूब, ठीक है। तो यानी कि जो T स्क्वायर अपॉन OA क्यूब होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और अगर यूनिट्स ये मानी है हमने, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस को हम इस तरीके से नाप रहे हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन आप लोग समझते होंगे, तो 10 की पावर 10 मीटर्स में नाप रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से। और जो टाइम पीरियड है वो ईयर्स में है, तो इसका जो रेशियो आता है, इसका जो रेशियो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 3 के आसपास आएगा। तो मान के चलेंगे कि 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल सा लॉ ऑफ पीरियड्स। ये अपनी सेमी मेजर एक्सिस हो गई, ये और ये दोनों सेमी मेजर एक्सिस है, और ये टाइम पीरियड हो गया प्लैनेट का जो ऐसे घूम रहा है। तो अगर ये T ईयर्स में एक पूरा चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है, और इसका अगर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ तो कुछ ऐसी है A की फॉर्म में। अब A की जगह कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने अगर पहला चैप्टर पढ़ रखा है फिजिकल वर्ड तो आप समझ जाएंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो दिस इज द थिंग कि T स्क्वायर अपॉन OA क्यूब, ये क्या होगा, लगभग 3 के बराबर आएगा। आपकी जो NCERT में टेबल है लॉ ऑफ पीरियड्स के बाद यहाँ पे प्लैनेट का नाम लिखा है और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ लिखी है, जैसे कि मर्क्यूरी की 5.79, मर्क्यूरी की जो सेमी मेजर एक्सिस है वो 5.79 इंटू 10 की पावर 10 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो T है वो टाइम पीरियड है, और जो Q है, जो उस टेबल में Q दे रखा है वो ये रेशियो है। उस टेबल में जो Q दे रखा है पुरानी NCERT में पेज नंबर 185, नई NCERT में पता नहीं कहां पे, ठीक है। तो जो Q है वो इसके बराबर है और उसकी वैल्यू 3 के आसपास आ रही है, 2.99, 2.98, 3, 3.01। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे,